Hello friends, today I will going to discuss two very important topics of organ of medicine. This is the palliation and suppression. यहाँ पर बहुत बेसिक तरीके से हम इजिली पैलिएशन और सप्रेशन को इजिली एक दूसरे से इंडिविजुअलाइज कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से समझ जाएंगे कि पैलिएशन क्या होता है, सप्रेशन करना क्या होता है। दोनों को मैं कंपैरेटिवली यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ आपको। देखो पैलिएशन क्या है, एक सिंपल सा बात समझो कि अगर मान लो ये कोई बॉडी है, और इस पे हमने मेडिकेशन अप्लाई किया, मतलब हमने ऐसी मेडिसिन दिया कि जो भी बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो उसकी सफरिंग्स हैं, उसमें टेम्पोररी रिलीफ हुआ, लेकिन सफरिंग चेंज नहीं हुई, मतलब वो तो पैलिएशन है। और फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो जो सफरिंग्स थी, जो सिम्टम्स थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ और वो अगेन रीअपीयर विदाउट एनी चेंजेस। दिस इज द पैलिएशन। सप्रेशन क्या है, सब कुछ वही है। इसमें मैंने मेडिकेशन सप्लाई किया बॉडी को और टेम्पररी रिलीफ इसमें भी हुआ, लेकिन टेम्पररी रिलीफ होने के साथ जब अगली बार वो रीअपीयर हुआ सिम्टम, तो विथ द न्यू सफरिंग्स, तो दिस इज द सप्रेशन। मतलब यहाँ पे न्यू सफरिंग्स आई, मतलब जो पहले जो हमारी डिजीज थी, जो सफरिंग्स थी, उसमें चेंजेस आ गया, प्रोसेस में चेंजेस आ गया, वो एक स्टेप और प्रोसेस्ड हो गई। तो दिस इज द सप्रेशन। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे पैलिएशंस को एक एग्जांपल से समझे। मान लो किसी ह्यूमन बॉडी को, किसी को हेडेक है, और हेडेक के लिए हमने पेन किलर लिया, एलोपैथिक मेडिकेशन हमने लिया, तो पेन किलर लिया। अगर मान लो वो फिर पेन किलर लेने के बाद आफ्टर फ्यू डेज फिर से वो हेडेक रीअपीयर हो गया, तो दिस इज द पैलिएशन। और मान लो किसी को एक्जिमा है, मान लो किसी को स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, और हमने एक्सटर्नल ऑइंटमेंट यूज किया, एलोपैथिक मेडिकेशंस, और हमने उसको, तो फिर क्या हुआ कि हमने जब देखा कि लगभग 2 to 3 months और ईयर्स के बाद वो जो सप्रेशन हुआ, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंस में अगली बार जब वो सफरिंग्स आई, तो इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, डायबिटीज मेलाइटिस एंड एनी अदर पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो मतलब वो अपना प्लेन चेंज कर दी, मतलब वो एक्सटर्नल प्लेन पे थी, अब वो इंटरनल हुई, हमने उसको एक्सटर्नली सप्रेशन कर दिया था। तो दिस इज द सप्रेशन, दिस इज द बोथ द एग्जांपल ऑफ द सप्रेशन हियर। अब हम समझेंगे कि पैलिएशन को हम कहाँ कर सकते हैं जहाँ पे पैलिएशन जस्टिफाइबल है। जैसे कि हनीमैन सर ने कहा कि कोई भी दो तरह से, जैसे कोई एक तो हमने समझ लिया इंक्योरेबल केसेस और कोई अदर मीन्स, इसको भी हम बाद में समझाते हैं। इंक्योरेबल केसेस में फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट है जिसकी पैथोलॉजी इतनी एडवांस्ड पैथोलॉजी हो गई कि अब वो केस उसका इरिवर्सिबल हो गया, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता, तो इस केस में हमें पैथोलॉजिकल मेडिसिन्स, इस केस में हमको पेशेंट का पैलिएशन ही करना पड़ेगा। जैसे कि किसी को बहुत एडवांस क्रोनिक CSOM हो गया है, क्रोनिक, तो इन सब केसेस में एडवांस्ड पैथोलॉजी हो गई, तो यहाँ पर हमको पैलिएशन ही करना पड़ेगा। और दूसरा है आफ्टर सर्जरी, मतलब कोई भी किसी का वाइटल ऑर्गन्स को सर्जिकली रिमूव कर ले। जैसे मान लो किसी पेशेंट का स्प्लेनेक्टोमी हुआ है, तो हम उस केसेस में चूंकि स्प्लीन का पार्टिकुलर फंक्शन ही खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमको पैलिएशन ही करना पड़ेगा और कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और दूसरा अदर मीन्स में हनीमैन सर ने अफोरिज्म 67 के फुटनोट 1 में उन्होंने कहा कि अर्जेंट केसेस, एक्सीडेंटल केसेस और पॉइजनिंग, ऐसे केसेस में भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के फॉर्म में हमको पैलिएशन ही करना पड़ेगा। तो दिस इज द पैलिएशन इज जस्टिफाइबल। अब हम सप्रेशन को एक्सप्लेनेटरी वे में समझते हैं। सो अब हम बात करेंगे सप्रेशन का। सप्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल सप्रेशन और एक होता है आर्टिफिशियल सप्रेशन। सप्रेशन होता है नेचुरल सप्रेशन और आर्टिफिशियल सप्रेशन। नेचुरल सप्रेशन को बहुत बेसिकली आप समझ सकते हैं। नेचुरल सप्रेशन कोई भी नेचुरल हमारा जो बिहेवियर है, जैसे कि फियर, फ्राइट, शॉक, जॉय, लव, ग्रीफ, किसी सेपरेशन, किसी का बहुत लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ है, तो नेचुरल जो चीज़ें हैं, मतलब मेरी बॉडी के जो नेचुरल ये फीलिंग्स हैं, ये क्या करती है हमारी नॉर्मल, अगर हम मान लो किसी सडन किसी को फियर हुआ, अचानक कोई डर गया, या लव, किसी को लव है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लव हो गया किसी पार्टिकुलर से, तो उसको लेकर के वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में जो चेंजेस लाता है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में चेंजेस होने के कारण उसकी जो वाइटल फोर्स है, जो बॉडी का जो वाइटल फोर्स है, उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, दिस इज द नेचुरल सप्रेशन, और वो बॉडी में चेंजेस लाता है। जैसे हम जब केस टेकिंग करते हैं होम्योपैथी में, तो हम उसके मेंटल स्टेट को लेते हैं कि हो मेंटल स्टेट का कोई सप्रेशन नहीं आता, कोई कहने का मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। आर्टिफिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि जैसे
इसमें है एलोपैथिक मेडिकेशन। कोई लॉन्ग प्रोलॉन्ग आपने एलोपैथिक मेडिकेशन यूज किया जिसकी वजह से आपकी एक डिजीज सप्रेशन हो गया और दूसरी नई सफरिंग्स आई। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, लगातार आप एक्सटर्नली किसी भी एप्लीकेशंस को आप प्रेस दबाते जा रहे हैं किसी भी स्किन एक्जिमा वगैरह को, तो बाद में फिर वो दूसरे लेयर्स की चली जाती हैं, एक्टोडर्म की डिजीज मेसोडर्म इंडोडर्म पे जाती हैं, तो फिर वो और मोर वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं न्यू सफरिंग के साथ। दिस इज द सप्रेशन। और मियाजमेटिक स्टेट्स, कभी हमको क्या होता है कि हमको मियाजमेटिक स्टेट में सप्रेस, जैसे मान लो सोरी को हमने सप्रेस किया, कोई भी किसी भी तरह से सप्रेशन हो सकता है, आर्टिफिशियल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से हमने सोरा को सप्रेस करके साइकोटिक में चेंज किया, सिफिलिटिक में चली गई चीजें, तो दिस इज द मियाजमेटिक स्टेट्स ऑफ सप्रेशन है। नेचुरल सिक्रेशंस, हमारे बॉडी की कुछ नेचुरल सिक्रेशंस को हम सिक्रेशंस की वजह से सप्रेशन होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल समझे, जैसे ओपीएम है, ओपीएम क्या करता है कि जो कफ होता है, जो नेचुरल किसी भी आस्थमेटिक को हल्का सा कफ, जो कफ की जहां जरूरत है, जैसे मान लो किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है तो कफ उसमें होना चाहिए कि उसकी जो म्यूकस जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर आना चाहिए, लेकिन हमने उसको ओपीएम दे दिया और इसके डेरिवेटिव्स हमने दे दिए तो वो कफ को सप्रेशन कर देता है, तो वो म्यूकस एक्यूमुलेट होता है, बाद में वो नई कोई पैथोलॉजी डेवलप कर लेती है। और ओपीएम और भी काम करता है, जैसे ओपीएम को अगर हम किसी पेशेंट के डायरिया के पेशेंट में दे दिया तो डायरिया को वो सप्रेशन हो जाता है डायरिया का, और फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन, और फिर बाद में वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन नई सफरिंग्स कॉज कर लेता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट सप्रेशन एंड पैलिएशन। थैंक यू।